Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this. Also, do write in your comments and suggestions. Today, my guest is the Chief Minister of the state of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Now, Uttarakhand is a smaller state compared to its neighbor, Uttar Pradesh, but it is politically significant. Not because elections are going to be held here, no, they're not. But watch this podcast or listen to it to understand why it is significant politically. Also known as Dev Bhumi, it is home to some of the most revered Hindu shrines. Lately in the news for floods and landslides, which has drawn attention to the fragile ecology of the Himalayan mountain region, like its neighbor Himachal Pradesh, Uttarakhand is witnessing ecological problems. Uttarakhand has also been in the news because of its strong Hindutva leanings and the news that it might be the first state in the country to bring into effect the Uniform Civil Code. Hence, my guest today is the youngest ever Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. थैंक यू सो मच पुष्कर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए एंड यू आर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच. पहले तो आज के अखबार में आपका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें आपने कहा है कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आपने कहा है कि आपके राज्य के कुछ शहर और कुछ कस्बे हैं, उन पर आप दे शुड बी अ रिसर्च की लोड कैपेसिटी कितनी है. तो ये लोड कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को आप बताइए. पिछले सालों में आप सब लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में डिजास्टर का सामना हमको करना पड़ता है, और कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल कहीं न कहीं डिजास्टर ना आता हो जी. अगर हम केदारनाथ की आपदा से देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो मालपा में बहुत बड़ी आपदा आई थी धारचूला के पास. इसके बाद हमारा वरुणावत पर्वत पूरा का पूरा भूस्खलन वहाँ शुरू हो गया था जी. पिछले वर्ष ऋणी में बड़ी आपदा आई थी, फिर बरसात के रूप में अनेकों जनपदों में. और इस बार तो चूंकि एक पिछले साल जोशीमठ का भी हम लोगों ने सब लोगों ने देखा कि जोशीमठ में भी लगातार दरारें आना, भूस्खलन होना, ये आपदाओं के रूप में. और इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना 2013 में बारिश हुई थी उतनी बारिश रुक रुक कर हो चुकी है अभी तक, जो अनुमान है. और जो विकास है वो भी ज़रूरी है कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट ज़रूरी है, और डेवलपमेंट भी हो उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है, लोगों को आगे भी बढ़ाना है, विकास भी करना है, लेकिन इकोलॉजी का भी उसमें पूरा ध्यान रखते हुए कि कैसे वो संतुलन उसका बना रहे, बैलेंस बना रहे. तो इसलिए जो हमारे शहर बने हुए हैं, जो पहाड़ों पर बने हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों के शहर हैं, उनकी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना भार सहन कर सकते हैं. तो हमने इस बार जोशीमठ की आपदा के बाद ये निर्णय लिया है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को आकलन करेगा. बेयरिंग कैपेसिटी यानी कि कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, कितना यहाँ पर निर्माण हो सकता है जी. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अपनी धारण क्षमता, उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया है. पर ये प्लानिंग तो पहले होना चाहिए था ना, शहर बसने से पहले ही होना चाहिए. और शहर जो है ये मतलब अनगिनत बिल्डिंग बन चुके हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जो भी वो हिमालयन रीजन का है. मतलब जब हम बचपन में जाते थे हिल स्टेशन में, जो हम देखते थे, और अब 15-20 साल में जो इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पर, तो ये लोड कैपेसिटी पहले करना चाहिए था ना. अब देखिए, पहले चूँकि उतना नियोजित तरीके से नहीं हो पाया ये समस्याएं, और ये समस्याएं डिजास्टर के रूप में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में अब आ रही हैं. तो इसलिए आगे चूँकि अब पीछे जितना जो भी हुआ है उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हम अपने को ठीक कर सकते हैं और आगे सावधानी बरत सकते हैं जी. इसके कारण से हमारा जो है आगे जो शहर हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं, और जो आपदाएं या जिनके कारण से होने वाले नुकसान हैं उसको कम किया जा सकता है. तो इसलिए जैसे पौड़ी है, टेहरी एरिया है, नैनीताल है, इन सब में तो ये सब हिल स्टेशंस माने जाते हैं, ये सब टूरिस्ट रिजॉर्ट भी हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमी अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, तो लोग
पहाड़ों की तरफ जाते हैं गर्मियों के मौसम में, प्लेन से दे गो टू द हिल स्टेशंस, तो टूरिज़्म के नाम पर इतना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुका है, तो इसको अब क्या करेंगे? होटल बंद तो नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते, तो इसका इलाज नहीं क्या है? नहीं, नए निर्माण पर हम देखिए रोक लगा सकते हैं। जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, हमने निर्णय लिया है कि एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो वहाँ पर हम रोक लगाएंगे। पर आप देख भी सकते हैं ना, कुछ शहरों में तो हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आज अगर आप नैनीताल की आपने बात करी, मसूरी है, नैनीताल है, पौड़ी है, टिहरी है, हमारा गोपेश्वर शहर है, अल्मोड़ा है, ऐसे अनेकों शहर हमारे जो आज कहीं न कहीं हिमालय में हैं, हम्म, तो उन सभी का आकलन कर रहे हैं। हम्म, और इसीलिए हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम अभी हमारे 2 कमिश्नरी हैं, दोनों कमिश्नरियों में एक-एक नया शहर बनाएंगे, जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का जो है, दोनों को फुलफ़िल करेगा। तो वो मॉडल टाउनशिप की तरफ। हाँ, बिल्कुल मॉडल टाउनशिप की तरह आदर्श जो हाँ शहर होंगे। जी। जोशीमठ का आप जिक्र कर रहे थे, उससे क्या सीख मिली है जो वहाँ पर जो डिजास्टर हुआ था? नहीं, जोशीमठ के देखिए, जोशीमठ भी एक तरह से डिजास्टर जो हर साल आता है वही था, भूस्खलन, वहाँ पर दरारें आना, उसका आकलन किया और लोगों को हम लोगों ने कुछ शिफ्ट किया लोगों को उन जगह से। लेकिन अभी चूंकि स्थिति सामान्य है और आगे, इसीलिए इन्हीं सब जो घटनाओं से ही हमने ये सबक लिया है कि सभी शहरों का एक बार बेयरिंग कैपेसिटी जरूर पता कर लें। सर, आप विकास और पर्यावरण इन दोनों का बैलेंस के बारे में बता रहे थे, तो अगर हम जब भी हम इन्वायरमेंटलिस्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विकास जो है वो अंधाधुंध होता है, क्योंकि हर नेता के एजेंडे में विकास होता है, इकोलॉजी किसी भी नेता के एजेंडे में नहीं होता, क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात की है। और हमारा जैसा राज्य जहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिधर देखिए आप पूरा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और पूरे संपूर्ण वायुमंडल को, संपूर्ण जो हमारा ये धरा है, उस धरा को अच्छा जल देना, अच्छी प्रदूषण, अच्छा पर्यावरण देना, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड उसमें एक अग्रणी वो है, जहाँ भगवान की इतनी कृपा है, देव स्थान है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का तो जो भी विकास है, वो विकास का हमने यही मॉडल लिया है। आने वाले समय में यही मॉडल होगा जिसमें दोनों को ही बैलेंस करेंगे, इकोलॉजी और इकोनॉमी। जो हमने हिमाचल में अभी देखा है, बारिशों में जब हमने देखा है, जो इतने सारे जो जैसे शिमला है, वहाँ पे भी बाढ़ आ गया है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो पूरा एरिया जो है हिमालय का जो एरिया है, उस सब पर फोकस आ गया है कि देयर हैज़ बीन टू मच ऑफ डेवलपमेंट, और अब इसे सुधारने में भी टाइम लगेगा। और जब लोगों का पलायन शुरू हो जाता है, वो जाएं कहाँ? मतलब वहाँ वहीं से उनकी काम आमदनी तो वहीं पे है, वो जाएं कहाँ फिर? देखिए, निश्चित रूप से लोगों को सुरक्षित करने के लिए इसके रास्ते तो स्वयं खोजने होंगे, क्योंकि ये एक दिन का निर्माण कार्य नहीं है, कोई आज का बना हुआ नहीं है, ये बरसों बरसों से चला आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें चली आई हैं उसके कारण से नुकसान हो रहा है, तो उसका रास्ता भी हम सबको ही खोजना होगा। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रास्ता खोजेंगे, या जो इस पर काम कर रहे हैं, कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें, आने वाले लोगों को सुरक्षित रखें, या लोगों का वहाँ से पुनर्वास करना है। बहुत सारी जगह हैं अभी भी, चूँकि सीवरेज लाइनें नहीं हैं, उसके कारण से भी दिक्कत हो रही है, पेयजल की लाइनें नहीं हैं, अनियंत्रित रूप से जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक कारण नहीं है। लेकिन अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका जवाब कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। इसका जवाब सब लोग सामूहिक रूप से खोजेंगे, सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे, सामूहिक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे, तो सबके प्रयासों से निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। चाहे जो भी चुनौतियां आती हैं हम लोगों के सामने, आज की जो ये चुनौती आई है डिजास्टर के रूप में, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक दिन में आई है, ऐसा नहीं है। ये चुनौती ये भी है क्योंकि हम सक्सेस कैसे नापते हैं कि इतने मील सड़क बन गए, इतने होटल बन गए, इतने लोगों को नौकरियां मिली। तो जब डेवलपमेंट को ऐसे नापा जाता है तो
तो ऑब्वियसली अगर आप कहें कि हमने इस एरिया को प्रिजर्व किया है, हम यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे, उसे कभी भी वैसे नहीं तोला जाता कि हाँ डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट हमेशा कंस्ट्रक्शन को माना जाता है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग यू कि इसी वजह से रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, सालों साल हुआ है। तो आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर सड़क नहीं बनने देंगे। देखिए तो स्मिता जी, अनपॉपुलर डिसीजन कैसे लेंगे आप? देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैंने जीवन में जो एक सामान्य से सामान्य स्थिति है उस सारी स्थितियों को देखा है। इसलिए मैं एक बात अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि हम जो लोग भी आज किसी न किसी रूप में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में, और हम उन्हीं के बीच से आए हुए हैं। अगर हम कोई अच्छी बात जो भविष्य के लिए दीर्घकालिक है, आने वाले लोगों के लिए अच्छी है, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए अच्छी है, अगर हम उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी समझ में ना आए। सबकी समझ में आएगा, आम जनता की भी समझ में आएगा कि इससे इतने नुकसान हैं, ये सब चीज़ें करने से, और इसके कारण ही ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं, आपदा के रूप में, भूस्खलन के रूप में, या आप कहिए ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो लोग समझेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, लोगों को समझाएंगे। और आज आपके इस जो इतना बड़ा आप ये सब बातचीत कर रही हैं, ये करोड़ों करोड़ों लोगों तक जाएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबके अंदर एक जागृति का भाव पैदा होगा और लोग खुद जागरूक होकर आगे आएंगे। अब अभी G20 के डेलीगेट्स भी आने वाले हैं आपके राज्य में, तो वो भी देखेंगे जो आप जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने राज्य में, तो आप क्या शोकेस करेंगे G20 के डेलीगेट्स पे? G20 की हमारे यहाँ पर तीन बड़े सम्मेलन हमारे राज्य में हो चुके हैं। और पहला सम्मेलन हमारा PSA लेवल का हुआ था, जो राष्ट्राध्यक्षों के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, वो बहुत ही शानदार रहा। और उसके बाद 2 सम्मेलन और हुए ऋषिकेश, नरेंद्र नगर में। उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को देखा, उत्तराखंड की संस्कृति को देखा, वहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो काम किए हैं उनको देखा, माँ गंगा को देखा, हमारे कॉर्बेट को देखा, और वो आसपास के गाँव का भी उन्होंने भ्रमण किया। तो एक अच्छा अनुभव लेकर वो गए। मैं तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले भी देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही शहरों में होते थे। बड़े शहरों में हो गए, दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, या कुछ एक शहरों में और होते थे। और ये पहली बार हुआ कि G20 का मतलब ये सम्मेलन छोटे छोटे शहरों में और देश के हर कोने में, और पूरा देश इसमें जो है कहीं ना कहीं जुड़ गया। तो और जो विदेशी हमारे G20 के मेहमान आए, उन्होंने भी भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारत का विकास है, भारत के कोने कोने में जाकर देखा। यानी कि ये कितना अद्भुत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 1-2 स्थानों तक सीमित न करके पूरे भारत को, पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। और उत्तराखंड जैसे राज्य को भी, जो छोटा ही राज्य कहते हैं सब, हाँ, पर तो वहाँ देवभूमि और में गंगा यमुना यहाँ से हमको तीन सम्मेलन करने का अवसर मिला जी। और उससे निश्चित रूप से देश का तो एक बड़ा अनुभव वो लोग लेकर गए ही गए, उत्तराखंड का लेकर गए, और हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बहुत लोगों ने कहा कि हम जाकर देश दुनिया में बताएंगे कि उत्तराखंड कितना सुंदर है, यहाँ पर किस प्रकार की सांस्कृतिक चीज़ें हैं और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। और भी इवेंट्स होंगे G20 के कि हो चुके हैं सारे? नहीं, हमारे यहाँ 3 हो चुके हैं। अच्छा, 3 जो बड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ जो एक वो एनिमी प्रॉपर्टी हटाने की बात चली थी, 100 से ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हटाए थे, उसमें मंदिर भी था, मस्जिद भी था, स्कूल भी था। तो बहुत से लोग कह रहे थे चलो जी अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया, वहाँ बुलडोज़र बाबा, फिर मध्य प्रदेश में बुलडोज़र मामा, अब उत्तराखंड में भी एक बुलडोज़र मुख्यमंत्री आ गए हैं। तो कुछ हमें बताइए, ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है और इनको हटाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बट बिफोर वी डू दैट, हियर्स अ शॉर्ट प्राइमर ऑन व्हाट इज़ एनिमी प्रॉपर्टी.
Enemy Property Act 1968 is an act of Parliament of India which enables and regulates the appropriation of property in India owned by Pakistani nationals. The act was passed following the Indo-Pakistan War of 1965. Ownership is passed to the custodian of enemy property for India, a government department. देखिए, जो शत्रु संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। नैनीताल में मेट्रोपोल था और वो कई सालों से उसका प्रकरण चल रहा था। इस बार हमने उसको हटाया। मेट्रोपोल एक जगह का नाम है मेट्रोपोल, वहाँ पर तो उसको हटाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई किसी को टारगेट करके या किसी के प्रति कोई गलत भावना से या वर्ग विशेष को लेकर हमने कोई काम नहीं किया है। हमारा राज्य तो बहुत ही शांत प्रदेश है और सभी एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में था और हमारी सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर, जगह जगह पर। तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम इसके खिलाफ एक अतिक्रमण हटाओ, इंक्रोचमेंट साफ करो, क्लियर करो, इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे। और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें, अन्यथा हम इसको हटाएंगे, प्रशासन हटाएगा। कुछ लोगों ने हटाया भी, जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है और सरकारी जो ज़मीन थी, लैंड थी, उसको खाली करवाने का काम किया है। 2700 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है और ये खाली होगी। और इसके पीछे देखिए हमारा हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है उत्तराखंड में। देश दुनिया के लोग आते हैं और देवभूमि का एक अपना स्वरूप है। वो स्वरूप, सुंदर स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, देव स्वरूप, वो बना रहना चाहिए। और इसीलिए ये अभियान चलाया और अभियान ये रुकने वाला नहीं है, अभियान आगे भी चलेगा। अभी हमने पिछले दिनों बरसात के कारण से और अति मानसून के कारण से कुछ उसको वो धीमा हुआ था, क्योंकि हमारे प्रशासन के लोग आपदा के काम में, राहत के कामों में लगे हुए थे। तो इसके बाद फिर से उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपने कहा कि ये किसी भी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ पर भी बुलडोज़र चलते हैं, जहाँ पर भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो हटाया जाता है, चाहे असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पे भी होता है, ये बाहरी लोगों को बाहर रखने के लिए होता है कि बाहर से कोई ना आए, ज़मीन ना खरीदे। क्या ये उत्तराखंडी और बाहरी ऐसे लोगों में आप डिवीज़न देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है। साथ में जो इंक्रोचमेंट हैं, जो हमारे नदी के किनारे हैं, नाले हैं, अनेकों फॉरेस्ट लैंड है, सरकारी लैंड है, वहाँ पर जो अवैध रूप से आ गए हैं। और दूसरा ये है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है। किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है, कोई संदिग्ध पाए जाते हैं, बाद में कोई वारदात करते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड बहुत शांति प्रिय है। वहाँ की अपनी एक रहन सहन की पद्धति है, जीवन की अलग पद्धतियाँ हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं। तो वो स्वरूप लोग ऐसा मन में लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पूरे देश दुनिया का पर्यटक भी आता है, चार धाम यात्री भी आते हैं, लोग आस्था से भी आते हैं, श्रद्धा से भी आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छुट्टियों में भी आते हैं। तो उनके मन में एक उत्तराखंड को लेके कल्पना होती है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। तो देवभूमि में जगह जगह इंक्रोचमेंट हो, जगह जगह इस प्रकार की चीज़ें हों, जगह जगह जो है संदिग्ध लोग पाए जाएं, जो कोई वारदात कर जाए, तो ये किसी कीमत पर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उत्तराखंड के लोगों को भी नहीं लगता, देश दुनिया के लोगों को भी नहीं लगता। इसलिए पर वेरिफिकेशन कैसे होगी? मतलब अगर कोई से तेलंगाना से कोई आ जाए, ज़मीन खरीदना चाहे, घर बसाना चाहे, अपने बच्चों को वहाँ स्कूल भेजना चाहे, नहीं तो वो रहते हैं जी, वो रह ऐसा सकते कोई हैं। रहते हैं। तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? मतलब दिल्ली में भी तो लोग आते हैं, बॉम्बे में भी आते हैं, पर उनका वेरिफिकेशन तो नहीं होता। नहीं, तो फिर पुलिस उनकी जांच करती है कि आखिर कहाँ से आए हैं, अचानक कैसे आके बस गए।
आखिर क्या पिछले का इतिहास क्या रहा है। पर ये क्यों? सब अब हमारे राज्य में इसकी ज़रूरत है, चूँकि इस प्रकार की कई सारी घटनाएं बीच में घटित हुई हैं। कई बार ऐसे लोग रहे हैं जिनके बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई गई हाँ, है। क्रिमिनल तो मैं समझती हूँ कि जी। अगर कोई और हमने ये इसीलिए करा है कि अगर कोई ज़मीन खरीदेगा तो उसका हम सारा वेरिफिकेशन देखेंगे। और ये हमारे राज्य में समय समय पर लोग इसके लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं। तो क्रिमिनल मतलब अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आ जाए, उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री जांचा जाएगा, है ना? देखेंगे जी, उसके लिए जो है अभी हम लोग एक हमने भू कानून के लिए वहाँ के लिए एक समिति भी बनाई थी। उस समिति ने भी हमको कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं, अपने सुझाव दिए हैं कि सिर्फ मूलवासी खरीद सकते हैं। नहीं नहीं, मूलवासी से मतलब नहीं है, उसमें कुछ प्रावधान किया गया था। पहले 250 मीटर तक खरीदने की परमिशन थी उसमें। 250 मीटर मतलब किसके करीब? मंदिर के करीब? नहीं नहीं, जमीन अपना घर बनाने अच्छा, के लिए। घर बनाने। अच्छा, 250 मीटर जमीन। जी, ओके। जी, जी। हाँ, तो क्योंकि अभी जमीन कम है। जी, जमीन कम है उत्तराखंड में, इसलिए। चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है। हाँ, इस क्योंकि नाते 70% आप कह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड है, 71% तो 30% और उसमें पहाड़ भी है, प्लेन्स भी प्लेन हैं। भी है, पहाड़ बहुत है और कम भूमि है। इस नाते तो रिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड होगा फिर। हाँ, निश्चित रूप से उसका आकलन करेंगे। और दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो हम इस बारे में सख्ती से इस पर विचार कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ हमने बड़ा लैंड बैंक भी एक बनाया है। लैंड बैंक बनाया है जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। हाँ जी। और वो हमने लगभग 6000 एकड़ का लैंड बैंक है हमारे नॉन पास। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पूरा। हाँ, पॉल्यूटिंग नॉन पॉल्यूटिंग जो भी हमारा इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसके लिए। और उसके लिए हम निवेशकों को भी लगातार उनके लिए हमने नीतियाँ भी बनाई हैं। कई सारे MSME से लेकर इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं लाए हैं, MSME की पॉलिसी लाए हैं, हाइड्रो के क्षेत्र में पॉलिसी लाए हैं, टूरिज्म के लिए हम नई पॉलिसी लाए हैं, सोलर एनर्जी के लिए भी नई पॉलिसी लाए हैं। सब ये इसीलिए लाए हैं कि चूँकि एक निवेशकों के लिए भी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है और अच्छी जगह है। और लोग बड़ी संख्या में वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। और पर उनको पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं इस एरिया में, उत्तराखंड हो जाए, हिमाचल हो जाए, और ऑल द वे टू सिक्किम, असम, इन सब एरिया में जो बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज वगैरह कर लेते हैं, फिर वो दे कम टू उत्तर प्रदेश, दे कम टू दिल्ली, मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती थी। लेकिन अब अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो नौकरियाँ भी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगर ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेंगी, अच्छी इंडस्ट्री खुलेंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाएंगी और साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जी। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, घर के पास मिलेगा। ये आपका एक इज इट वन ऑफ योर गोल्स कि एम्प्लॉयमेंट घर के पास मिलना चाहिए, इसी राज्य में मिलना चाहिए उन लोगों के लिए जो यहीं से पढ़ लिख के बाहर निकले? निश्चित रूप से उनको अपने घर के पास मिलना चाहिए। और उससे क्या है कि इंडस्ट्री खुलती है तो वो बहुत प्रकार का रोजगार जनरेट करती है। जी। रोजगार के रूप में भी करती है और लोगों के रॉ मटेरियल खरीदे जाते हैं, आसपास की चीज़ें चलती हैं और बहुत प्रकार का रेवेन्यू बढ़ता है हर तरीके से। अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ कि UCC जो है उसके बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में, उन सब के बारे में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं। क्या ये सही है? Here's a short primer on the UCC. The Uniform Civil Code in India is still not a law. The UCC aims to enforce a uniform legal framework to all citizens irrespective of their religion. Right now, matters of marriage, divorce and succession are governed by religion-based personal laws in India. Implementation of a uniform civil code across the country is one of the promises that the BJP has made, but it's not yet made it a law, though it has the numbers in Parliament. The UCC was proposed twice, in November 2019 and March 2020, but was withdrawn before introduction in Parliament. Many Muslim religious and social organizations and some in the northeast do not favor the UCC. The opposition is also divided on the issue. नहीं, धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है। हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया और इसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। ज़बरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा,
क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, मनगढ़ंत बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेज़ी से, और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था। इसलिए हमने उस पर सख्त कानून बनाया है। और जहाँ तक आपके यूसीसी कानून की का जो है वो एक प्रोटोटाइप लेके बाकी राज्यों में भी हो रहा है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तराखंड में हुआ है वही हम लोग भी उसको कॉपी करेंगे, उसी को हम ले आएंगे, क्योंकि आपका बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वो। जी, उसमें 10 साल तक की सज़ा का जी। हमने प्रावधान किया है। जिलाधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी पहले। ऐसे अनेकों प्रावधान उसमें किए हुए हैं। तो उसके कारण से धर्मांतरण रुकेगा, और कोई भी अच्छा कानून है तो वो सभी जगह लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से हम चीटिंग लॉ भी यहाँ लाए हैं एक, हाँ जी, और नकल विरोधी कानून, हाँ, वह भी हमने पारित किया है। उसमें भी हमने जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। और जो इसमें जो पूरे गैंग के रूप में या मास्टरमाइंड के रूप में जो लोग नकल करवाने वाले थे, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का भी उसमें प्रावधान किया ये है। काफ़ी सालों तक ये दिक्कत रही है कि ये जो कॉपिंग का जो सिस्टम चलता था, इसमें माफिया भी इन्वॉल्व थे, नेता भी इन्वॉल्व हैं उसमें। तो आप ये कॉपिंग लॉ जो लेके आए हैं, एंटी कॉपिंग लॉ, इससे आपकी पॉपुलैरिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए और भविष्य के लिए करने होते हैं। निश्चित रूप से परेशानी आई इसमें। शुरुआती दिनों में ये कठिन काम था, क्योंकि 1 दशक से भी ज़्यादा 10, 12, 15 सालों से ये काम लगातार हो रहा था। ये एक तरह से अपराध हो रहा था कि कहीं पेपर लीक हो रहे थे, कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, कहीं क्वेश्चन बैंक लीक हो जा रहा था। और जो मेहनत करने वाले छात्र थे, छात्राएं थी, हमारे भाई बहन थे जी, उनका हक मारा जा रहा था। और हमारे जैसे राज्य में अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सब्जियां बेचते हैं, दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, घर का छोटी मोटी आमदनी से, दुकानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्जा लेकर भेजते हैं, कोई गहने गिरवी रखते हैं, तब बच्चों को भेजते हैं। तो जब उनके बच्चे मेहनत करने के बाद भी परीक्षाओं में पास नहीं होते थे, उत्तीर्ण नहीं होते थे, उनका नंबर नहीं आता था, तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी आता था। और मेरे सामने जब ये प्रकरण आया कि इस प्रकार से नकल हो रही है, कुछ छात्र आए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसकी जांच करवाई। आप भी तो राज्य से ही पढ़े हैं, आप बाहर जाके नहीं पढ़े, आप भी छोटे से गांव में पढ़े हैं, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना? जी, निश्चित रूप से तब मुझे लगा कि इसकी मुझे जांच करवानी चाहिए। और मैंने जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से मुझे लगा कि नकल हो ही रही है, और इसके बाद हमने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उस कार्रवाई का असर हुआ कि 80 लोग इसमें पकड़े गए, 80 लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से प्रयास होता रहा किसी न किसी रूप में। इसलिए हमने कहा कि हम इस पर एक सख्त कानून बनाएंगे। सभी राज्यों का भी, अन्य जगह का भी हमने अध्ययन किया, सभी जगह के मंगाए, और उसके बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हम इसमें लेकर आए, जिसमें हमने 10 साल तक की कैद का भी जो है प्रावधान कर दिया। और कोई भी जो इस रैकेट में पकड़ा जाएगा, यानी कोई छात्र हो, छात्रा हो, अगर वो नकल करने वालों में या उससे कहीं संबंधित पाया जाएगा, तो पहली बार पकड़े जाने में 3 साल का उनको जो है किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 7 साल तक फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो उसके कारण से ये हुआ कि एकदम से परीक्षाएं जो बिना नकल के होनी शुरू हो गई। और इसके कारण से अब क्या हो रहा है कि जो भी छात्र या छात्रा एक परीक्षा में पास होते हैं, वो 3-3 परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं। यानी कि अब उसका जो असर है अब लोगों के सामने आ रहा है। और मैं सच बताऊं तो उस समय ज़रूर परेशानी थी, जैसा आपने कहा कि परेशानी हुई होगी, वास्तव में परेशानी थी, बड़ी चुनौती थी। एक चूंकि ये मकड़ जाल था, इस मकड़ जाल से बाहर निकलना बड़ा कठिन काम था, लेकिन हमने निर्णय लिया क्योंकि हमको पता था कि ये हमारे आने वाले भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन, इनके भविष्य का प्रश्न है, इसलिए इसमें हम रुक नहीं सकते हैं जी। और ये कठिन फैसला हमने लिया। उसका परिणाम आज सुखद रूप में जो है हमारे सामने आ रहा है कि
5 लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया और भाग ही नहीं लिया। अब ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये कानून बनाया जिसके कारण से हमारे बच्चे अब सेलेक्ट हो गए। पहले सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, बहुत परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन वो उनका नंबर नहीं आता था, अब सबका नंबर आ रहा है। तो कठिन लॉज तो एक तो ये था एंटी कॉपिंग और दूसरा एंटी कन्वर्जन जो आप कह रहे हैं। एंटी कन्वर्जन। हाँ, तो और आपके राज्य में 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है शायद, या 13 या 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप ये एक और बात जब उठती है तो लव जिहाद का मसला भी उठता है। मैंने योगी जी से भी इसके बारे में बात की थी, लव, और शिवराज जी से भी बात की थी। लव जिहाद को लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं और आती रही थी, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन पहले लोग इसके लिए बोलते नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको ये होता था कि बदनामी होगी या अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार से लोग जो है इसको उजागर नहीं करते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने इस पर कार्रवाई की है और बहुत कठोर कार्रवाई की है जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आए हैं, जहाँ जबरन होता है। जहाँ जबरन होता है जी, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ वे कि लव जिहाद का नाम देके जो भी अपने मर्जी से शादी करना चाहता है, वो परिवार वाले जो हैं लव जिहाद का नाम देके उस रिश्ते को तोड़ देते हैं और शादी नहीं करने देते। नहीं, देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए हैं जहाँ पर धोखाधड़ी से नाम बदल कर, अपनी असली पहचान न बताकर, गलत सलत चीज़ें, मनगढ़ंत बातें बताकर, इस प्रकार से जो बहुत सारी बहनों को अपने उसमें लोग ले लेते हैं और उसके कारण से पूरा जीवन उनका तबाह हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आई हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है हमने, कार्रवाई करेंगे सर। एक तो जब लव जिहाद के ऊपर एक वो, और दूसरा जो ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, इसकी वजह से कुछ एक दो गांव हैं जहां पर पोस्टर आए थे मई के महीने में उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ कि वो आप निकल जाओ उत्तराखंड से। तो उसको लेकर भी मुसलमान जो कम्युनिटी है, समुदाय है, थोड़ा डर बैठ गया है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, देवभूमि को हिंदू लेबोरेटरी या हिंदू राष्ट्र बना का एक लेबोरेटरी है। ये मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपस में वैमनस्य हो ऐसा भी कोई प्रकरण नहीं है। आपस में बहुत प्रेम पूर्वक आपस में सभी लोग रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वो जो आप पोस्टर की बात कर रही हैं, वो पुरोला में एक घटना आई थी और स्वतः स्फूर्त वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ हुई, लेकिन हमने वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का ये धोखा नहीं होने देंगे। ये धोखा है और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है, देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। जी, आप क्योंकि 13-14% मुसलमान हैं आपके राज्य में, तो आप क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं पेपर्स में जो कि हिंदू लेबोरेटरी बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का एक सिंबल बन रहा है, ये सब मतलब उत्तराखंड में नहीं होने वाला? इट्स नॉट, देयर इज़ नो थिंग। आप एश्योरेंस दे सकते हैं? कोई घटना ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी समुदाय विशेष को कहीं पर टारगेट किया गया हो, किसी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाई गई हो। कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हर प्रकार से काम होगा। किसी को कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत का संविधान है, उसको हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो उत्तराखंड माइक्रो मॉडल नहीं है हिंदू राष्ट्र का? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है, हर उत्तराखंड वासी की है। और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो देवभूमि है, वो बनी रहनी चाहिए। तो मूल स्वरूप में सबका साथ सबका विकास भी होगा? हाँ, निश्चित रूप से। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो स्कीम आ रही है आज देश की हो चाहे प्रदेश की हो, किसी एक वर्ग के लिए कहीं नहीं बनाई गई हैं। मोदी जी का तो हमारे यही है, उन्होंने
जो देश के अंदर काम किया है हर वर्ग के लिए किया है। आप क्योंकि देखिए जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है वो सब तो यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ मुंह बोली बात है, नहीं, असल में देखिए ऐसे आज नहीं है। देखिए आज अगर आपको दिखेंगे तो आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन किसी को इस आधार पर नहीं दिए गए कि कौन किस संप्रदाय का है। जी, आज हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना किसी एक उसको ध्यान में रख के नहीं की गई है किस संप्रदाय का है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें हम, मेरे राज्य में भी 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने उससे अभी तक अपना इलाज करवा लिया है। तो वहाँ भी 7 लाख से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी अभी तक बन चुके हैं। जनधन खाते खुले हैं, वो किसी को देखकर नहीं खुले हैं कि कौन किस समुदाय से संबंध रखता है। अभी अभी जो कोरोना महामारी में देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना चली है। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2000 से चल रही है और अभी भी चल रही है, जिसमें पर यूनिट जो है हर किसी को अन्न देने का काम हो रहा है। उस योजना में किसी को नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कौन से उसमें हो। कोरोना की वैक्सीन लगाई, हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने उसको भरमाने का काम किया कि बीजेपी वैक्सीन है। हाँ, लेकिन बाद में सबने लगाई। और वो लोग थे जो स्वयं चुपचाप तो वैक्सीन लगा ले रहे थे और बाहर से लोगों को जो है कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाओ। आज देश के अंदर देखिए एक सामान्य स्थिति हुई और ये किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख के नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। और ये कोई एक जो ये हमारा वाक्य है, घोष वाक्य जिसको कह रहे हैं आप, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो कहीं ना कहीं ये चरितार्थ हुआ है और समाज के हर वर्ग को सभी योजनाओं का लाभ मिला है। क्या इसी वजह से वो जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी कहते थे ना उत्तराखंड के बारे में कि एवरी 5 years सरकार बदल जाती है, लेकिन वो रिवॉल्विंग डोर हुआ नहीं क्योंकि लाभार्थियों को जो बेनिफिट्स मिले हैं उसकी वजह से आप जीते हैं? निश्चित रूप से देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिश्ता है उत्तराखंड के साथ, वो एक बड़ा मैं कहूँ कि कर्म का भी है और मर्म का भी है। और उत्तराखंड के लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी पॉलिसी, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत करी हैं। और भाजपा का जो और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं, सबका साथ सबका विकास, सामूहिक रूप से जो काम हुए हैं, वो एक बड़ा कारण था कि जब से वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जब से उनको लाया गया, 14 में भी हमारे यहाँ से 5 लोकसभा की सीटें जीती। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी हमने बड़ी प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी। 2019 में फिर 5 सीटें जीते और 2014 से ज़्यादा मतों से जीते। और 2022 में चूँकि ये बड़ा एक वो था राज्य के अंदर की एक मिथक था जब से राज्य बना कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने जो है एक मिथक तोड़ा, एक इतिहास बनाया और एक परिपाटी को समाप्त किया और किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार भी सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि जीतने वाले नहीं है, क्योंकि आप बने ही थे उस वक्त मुख्यमंत्री, तो आपके सामने क्या चैलेंज था कि कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा नर्वसनेस था आपने? नहीं, मैं चूँकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जो काम मुझे दिया है मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। और हमारे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पूरे नेतृत्व का भरोसा था जी। ऐसे समय में लेकर आए और मुझे कभी एक दिन भी नहीं लगा कि सरकार नहीं आएगी। मेरे मन में पूरा विश्वास था कि ईश्वर, टीवी पे तो सारे चैनल्स पे तो यही चल रहा था कि नहीं जीतेंगे उत्तराखंड, कभी भी वापस नहीं लाते किसी भी सरकार को। बहुत सारे मेरे मित्रों ने भी कहा कि आपको गलत समय पर बना दिया है। मैंने कहा मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जहाँ लगाया है और उससे बड़ी मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। और मुझे लगा कि ईश्वर ने अगर ये जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने दी है, प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो भगवान ने ही कोई योजना बनाई होगी। और इसलिए मुझे नहीं लगता था कि जो है दोबारा सरकार नहीं आएगी।
मुझे एक दिन भी नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा, कहीं लगा ही नहीं, मेरे मन में इतना सा भी नहीं आया। इसलिए मैंने वो जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का कालखंड था, मैं उत्तराखंड के हर कोने कोने में गया और मैंने यही कहा कि हमने एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगाया है और ये मेरा भाव है और उस वक्त आपको बहुत समर्पित से करते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे थे फजूल में 3 महीने में 4 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए, मुख्यमंत्री, और अब ये मुख्यमंत्री आए ये भी बदल जाएंगे, 6 महीने का काम है बस वो भी बदल जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे नहीं किया। उत्तराखंड की जनता ने देखिए एक मिथक तोड़ा और मैं तो देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, आज वहाँ की माताएं बहनें कोई उनको अपना भाई समझती है, कोई पुत्र समान समझती है, एक लगाव है। और मातृशक्ति ने भी बड़ी संख्या में आकर इस बार हमको समर्थन दिया है। 2024 में क्या होगा? कोई संदेह नहीं है और हमारे यहाँ से 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई, अब मैं तो सभी लोगों से बात करता हूँ। इस साल 2023 में जो 3-4 चुनाव होने वाले हैं, आप उन सभी मुख्यमंत्रियों को जानते हैं, आप शिवराज जी के साथ काम कर चुके हैं, योगी जी को जानते हैं, भूपेश बघेल भी है। इन 3 चुनावों को लेकर आप क्या समझते हैं, बीजेपी के क्या चांसेस हैं? नहीं देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में चूंकि मैं बचपन में वहाँ पढ़ा भी हूँ, मैंने 10th वहीं से किया था। अच्छा। हाँ, मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे सागर में, मध्य प्रदेश में। हाँ। और इस पिछले 1 साल में मेरे को मध्य प्रदेश 6-7 बार जाने का अवसर मिला। तो एक समय था मध्य प्रदेश को लोग जो है बीमारू राज्य कहते थे जी, और आज बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्यों में लाने का काम वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने किया है। और शिवराज जी बहुत परिश्रमी हैं और अनेकों योजनाएं उन्होंने उस राज्य में शुरू की हैं मातृशक्ति के लिए, और मामा के रूप में वो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। और उनकी लाडली बहना योजना है, बहुत अच्छी योजना उन्होंने चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि जो कई बार लोग कहते हैं कि लंबा समय हो गया सरकार को, लेकिन लोग उनको चाहते हैं, एक बड़ा वर्ग। वहाँ कमलनाथ जी जो है उन्हें काफी धाकड़ किस्म का राइवल माना जाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ एक मजबूत संगठन है, संगठन की अच्छी रचना है और शिवराज जी खुद संगठन और सरकार दोनों का बहुत अच्छा समन्वय करते हैं। इसलिए चुनाव आते आते वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और राजस्थान में भी मैं गया था और वहाँ भी मैंने देखा है, राजस्थान में लोग इस बार परिवर्तन करेंगे और वहाँ बीजेपी का चेहरा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। देखिए वो तो समय के साथ तय हो जाएगा कि बाद में क्या होना है, लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की बनाना चाहते हैं लोग, वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में चूँकि वहाँ भी लोगों ने पहले बीजेपी की सरकार भी देखी है, अच्छी सरकार वहाँ चली थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में। तो इस बार धीरे धीरे वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लोगों का रुझान बीजेपी की ओर हो रहा है। तो तीनों ही राज्य एक साथ चलेंगे और तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। जी, इंडिया ग्रुपिंग से कोई खतरा नहीं है INDIA से? देखिए वो IND जो बना है वो वही पुराना UPA है जिसको घोटालों के रूप में जानते हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के रूप में जानते हैं, व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में जिनको जानते हैं, वही माने कि पुरानी शराब बोतल नहीं, कुछ नया नहीं है उसमें। और अब सब अपने अपने परिवारों को और अपने अपने राजनीतिक दलों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उसमें, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन भी ऐसा है कि इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा। तो बीजेपी इसे खतरा नहीं मानती? देखिए बीजेपी के लिए क्या खतरा है, बीजेपी के सामने तो ये सब लोग पहले से ही बीजेपी के सामने रहने वाले दल हैं, हमेशा विपक्ष में रहकर विरोध करने वाले दल हैं। पर धामी जी, अब 10 साल सरकार में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाती। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आप अगर यूथ वोटर को देखें वो 5 साल के थे शायद या 10 साल के थे,
उनको यूपीए के करप्शन के बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ 2G स्कैम था, CWG, वो CWG जानते ही नहीं है, वो तो बच्चे थे, स्कूल में भी नहीं थे उस वक्त। आज तो देखिए, अब अगर आप कैंपेन में अगर ये सब आप जिक्र करेंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आज के जो बच्चे हैं वो बहुत जागरूक हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इंटरनेट चलाते हैं, पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। आपके राज्य में भी? हमारे राज्य में भी। और मेरे तो मेरा एक 9 साल का बेटा है और एक 11 साल का है। दोनों इतनी चीज़ें जानते हैं कि जो एक एक चीज़ बता देते हैं। कब क्या हुआ, पूरा इंटरनेट आपका फैक्ट चेक करते हैं आपके बच्चे? हाँ बिल्कुल देखते हैं, कहते हैं पापा आज आपने ये किया, आज ये किया, दिन भर का वो बताते हैं हमको। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, नई शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं, इसके अलावा जो उन्होंने परीक्षा पर चर्चा शुरू करी है, वो इतना शानदार उनका बच्चों को एक गाइडेंस होती है वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी माने आज केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को जानती है कि उन्होंने एक नया भारत बनाने का काम किया है। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, वो यूथ की भाषा बोल रहे हैं, फिटनेस के बारे में बोल रहे हैं। क्या वो उनका लगाव राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकता? देखिए, जो व्यक्ति 52-53 साल की उम्र में धान लगाने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि धान कैसा होता है, उनको समझ ही नहीं है देश के बारे में, जानकारी ही नहीं है। तो वो केवल लोग जानते हैं कि भाई वो फोटो शूट करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पर उनकी गलती तो नहीं ना कि वो किसान परिवार में पैदा नहीं हुए, वो दिल्ली में पैदा हुए, वो बाहर देश के बाहर चले गए पढ़ाई करने। तो देखिए, अगर वो एक्सपेरिमेंट, उनकी योग्यता केवल यही है कि वो एक परिवार में पैदा हुए हैं। इसी कारण पार्टी के वो बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और पार्टी को आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही उन्हीं के आसपास रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि क्या, किसको कह सकते हैं आप कि किसकी पार्टी है ये? आप देखिए, आप समाजवादी पार्टी अगर कह सकते हैं तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, उनके बेटे अखिलेश जी की पार्टी है। टीएमसी की बात करें तो देख ले, ममता जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, राजद। ऐसे अनेकों जगह पर अगर आप बात करेंगे। आपकी पार्टी के बारे में भी लोग कहते हैं कि देखिए वसुंधरा राजे भी हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, और कितने और हैं जो सेकंड जनरेशन। आप तो पहले फर्स्ट जनरेशन हैं और आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं अपने राज्य के। भारतीय जनता पार्टी में मैं जानता हूँ, देखिए मेरे पिताजी एक सामान्य सैनिक थे। एक सैनिक के पुत्र के रूप में ही मैंने इस पार्टी में काम शुरू किया, मुझे ही मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, एक सामान्य परिवार से आए, उन्होंने तो चाय बेचने तक का काम किया, चाय, और बहुत जीवन की सामान्य चीज़ों को उन्होंने देखा, बहुत गरीबी में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, वह भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के तहत, एक प्रक्रिया के तहत, अगर उन चीज़ों को वो फुलफिल करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो उसको कोई आप ये नहीं कह सकते कि किसी परिवार के कारण से आए हैं। जी, आप सैनिक परिवार से हैं, आपके पिताजी सैनिक थे। अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तराखंड में जो युवा वर्ग है, क्या उनके मन में इज देयर एनी डाउट कि ये स्कीम सही नहीं है? देखिए, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान सेना में रहा है, और देश के अगर जो प्रमुख राज्य हैं उन राज्यों में से उत्तराखंड है जिसने सेना हो या देश के लिए हुआ कोई भी युद्ध हो, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, ऐसे अन्य भी जो हमारे सेना के जो अन्य जो रेजिमेंट्स हैं, उन सभी में उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारगिल युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन हो, या श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी तब भी, तो सभी में बड़ा योगदान रहा है। और उत्तराखंड का जनमानस हमेशा से राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है। तो अग्निपथ जो योजना लाई गई है, वो योजना नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और देश हित में लाई गई योजना है। और उत्तराखंड के अंदर शुरुआती समय में ज़रूर कुछ लोगों ने
उसको बरगलाने का एक काम भ्रम किया। था, हाँ। भ्रम था, लेकिन बाद में सारा भ्रम टूटा। कहीं पर भी उत्तराखंड के अंदर कोई इस प्रकार का वो नहीं हुआ। सब लोगों को हमने भी समझाया कि भाई अग्निपथ की योजना को पूरा करके जो लोग आएंगे उनको हम यहाँ पर अपने पुलिस में, आपदा प्रबंधन विभाग में, अन्य विभागों में जहाँ भी हम उनको समायोजित कर सकते हैं उनको समायोजित करेंगे। हम आपके बचपन की बात कर रहे थे कि आपकी पैदाइशी जो है वो सैनिक स्कूल, सैनिक परिवार में हुई है, तो कुछ बताएंगे कि आप राजनीति की तरफ क्यों आए? एबीवीपी में आप यू वर अ पार्ट ऑफ एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। फॉर दोज हु डोंट नो, दोज हु लिव अब्रॉड, द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद is the youth wing of the BJP, and many of today's leaders who you know, who are part of the cabinet of Mr. Modi, are people who have come from the ABVP, who worked for years in the ABVP, and even if they didn't belong to any political family, they were part of the ABVP, which formed a kind of a career path to move to the BJP, which is the political party. The ABVP is a student wing, the BJP is the political party which fights elections. हाँ जी। देखिए, मैंने कक्षा 10 की पढ़ाई के बाद मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया, और पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में अनेकों दायित्वों को मैंने उसमें रहा, मुझको जिम्मेदारी दी गई। और ये कोई ऐसा गोल नहीं था कि राजनीति में आना है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्रों के बीच में काम करने वाला संगठन था। अनेकों उस समय के जो हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग थे उनके मार्गदर्शन में ये सब सीखा और आगे बढ़ते चले गए। उसी में जिम्मेदारियां मिलती गई। बाद में धीरे धीरे जो है युवा मोर्चा में आ गया मैं। युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का रहा 2 बार। उसमें पूरे राज्य के अंदर गया। तो एक सामान्य परिवार, सामान्य कार्यकर्ता से ये जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं ना कहीं आपके राज्य में ऐसे नहीं कहते कि यहाँ इतने सारे दिग्गज नेता हैं, आप तो सिर्फ 45 ना, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, यूथ। हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर बन गए, आपको थोड़ा और मेहनत करना है, थोड़ा और काम करना है, तभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे नहीं कह रहे थे लोग? देखिए, मैंने सभी वरिष्ठों से कुछ ना कुछ सीखा और सभी ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया। सभी के गुण थे और सभी के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से सब चीज़ों को समाहित करते हुए आगे बढ़े और सबने सहयोग प्रदान किया, तभी दोबारा सरकार बनी। और आज भी सभी का सहयोग लेकर, सभी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबके अनुभवों का लाभ मिल रहा है। और छोटा होने का एक लाभ होता है कि हम सभी से अधिकारपूर्वक कुछ न कुछ कह पाते हैं। किसी प्रकार का मैं संकोच नहीं रखता हूँ। इस नाते इसका मुझे हमेशा लाभ होता है। जी, आजकल अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं कि यूसीसी के बारे में, हमने स्टार्ट में बात ज़रूर की थी। यूसीसी के बारे में आप कुछ बताइए, क्या आपकी मीटिंग्स चल रही थी दिल्ली में? देखिए, यूसीसी एक ऐसा विषय है जिसको हमने 2022 में, जब उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव हमने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने ये भी कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का उद्गम स्थल है, उत्तराखंड हमारे 4 धाम हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। तो इस राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून जो है यहाँ लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। मैं नमन करना चाहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर और अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, हमको सरकार में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, सरकार बनाई उन्होंने। और हमने सबसे पहला काम यही किया कि यूसीसी के लिए
कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने 2,35,000 के लगभग लोगों से बात करी, उनके विचार लिए, सुझाव लिए और धार्मिक संगठनों से, विभिन्न अलग अलग सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दल के लोगों से, सबसे बात की है, सभी से बात की है और व्यक्तिगत रूप से भी बात की है, मुस्लिम महिलाओं से भी बात की है, उनके संगठनों से भी बात की है। सबसे बात करने के बाद कमेटी अपना संकलन कर रही है और संकलन करते ही जो है, चूँकि उनका पूरा संकलन जैसे ही हो जाएगा तो हमको ड्राफ्ट मिलेगा। तो अभी ड्राफ्ट बना नहीं है यूसीसी का? ड्राफ्ट संकलित हो गया है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ। और वो जल्दी ही बना लेंगे तो हमको दे देंगे। तो 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा कि नहीं, जल्दी हो जाएगा अभी जी। और इसके लिए अगर यूसीसी लागू हो जाता है, देयर इज नो ऑपोजिशन आपके राज्य में? सब लोग हमारे राज्य में तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट ही इस पर दिया है कि आप बनाइए, इसको सरकार बनाइए हमारी, और हमने प्रस्ताव रखा था तभी हमने काम किया। उन्होंने मतलब ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इसको बनाएंगे। संकल्प तो हर बारी बीजेपी की सरकार जहाँ पे भी बनती है, सेंटर में हो या स्टेट में हो, यूसीसी जो है वो मैनिफेस्टो में होता है, लेकिन नहीं, पहले हमने उत्तराखंड में नहीं रखा था। 2017 के चुनाव में नहीं था हमारा, 2012 के चुनाव में भी नहीं था, 2022 में रखा था और 2022 में हमको मैंडेट दिया और इसलिए हमने ये काम आगे बढ़ा दिया। तो आपकी जो मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ हुई या फिर होम मिनिस्टर के साथ हुई, क्या इसके बारे में बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का तो हमको मार्गदर्शन है ही है। और जब भी हमने ये संकल्प जब उस समय चुनाव से पूर्व रखा था तो निश्चित रूप से उन्हीं के मार्गदर्शन में उसको आगे बढ़ाया था हमने। चाइना से जुड़ा आपका राज्य है, तो चाइना थ्रेट के ऊपर हमें कुछ बताएंगे कि इसके बारे में लोगों में क्या डर है कि जैसे लेह लद्दाख में हुआ था, ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था, क्या उत्तराखंड के लिए भी डू दे फियर चाइना? नहीं, उत्तराखंड में हमारी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर ठीक हैं। कहीं हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सेना के लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं वहाँ उत्तराखंड में जो भी हैं सुरक्षित हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी जो है ये एक मसला नहीं है उत्तराखंड में, पॉलिटिकल भी नहीं और सोशल भी नहीं? नहीं, उत्तराखंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। थोड़ा सा यूथ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि जो यूथ है उत्तराखंड का, वो क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू कंट्रीब्यूट या शी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन, और वो अपने फ्यूचर को लेकर क्या समझता है? देखिए, उत्तराखंड का जो युवा है वो आज देश के अंदर हर जगह पर अपनी सेवाएं दे रहा है। कहते थे उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी। ये उत्तराखंड का पानी आज उत्तराखंड के भी काम आ रहा है और टेहरी डैम जैसे डैम होकर गंगा, यमुना और शारदा, महाकाली, सरयू, अनेकों, गोमती, ऐसी हमारी अनेकों नदियां जो हमारे यहाँ से निकलती हैं वो पूरे देश को पानी देने का काम कर रही हैं। कहीं सींचने का काम कर रही हैं, कहीं लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रही हैं, और टेहरी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट देश को ऊर्जा देने का भी काम कर रहे हैं, पानी देने का भी काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड की जो जवानी है वह भी देश के विभिन्न कोनों में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। सेना के जवान सेना के सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में दे रहे हैं, अन्य सेक्टरों में दे रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर देखिए सरकारी जो रोज़गार है वो बहुत सीमित है। उसको हमने एक कैलेंडर बनाया, कैलेंडर बनाकर लोक सेवा आयोग हमारा जो इन परीक्षाओं को संचालित करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं को, उसका कैलेंडर हमने बना दिया था और उस पर लगातार कैलेंडर के अनुरूप उस पर सरकारी नौकरियां दी भी जा रही हैं, लगातार भर्तियां हो रही हैं। UKSSC में भी लगातार भर्तियां हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज जो यूथ है हमारा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है, स्वरोजगार। वो आज होम स्टे के क्षेत्र में काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लिए हमारे 2 इंक्यूबेटर सेंटर उत्तराखंड में, एक अल्मोड़ा में, हवालबाग में चलता है, एक कोटद्वार में चलता है। लोग अनेकों स्थानों पर अब स्वरोजगार को अपना रहे हैं और वो स्वयं का जहाँ रोज़गार खड़ा कर रहे हैं वहीं अन्य लोगों को भी रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं।
हेल्थ सेक्टर के बारे में बताएंगे आप कि हेल्थ सेक्टर जो है, जैसे आपने कहा था कि कोविड मैनेजमेंट जो है आपके राज्य में, देयर वाज नो डिबेट कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, नहीं, लोग लगवा रहे थे। और कुछ ऐसे दूरगामी इलाकों में भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ पहुँच के उन्होंने वैक्सीनेशन किया। क्या हेल्थ सेक्टर को लेकर उत्तराखंड सेल्फ सफिशिएंट है? हॉस्पिटल्स हो जाए, वेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ? नहीं, देखिए, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी चूँकि बहुत दुर्गम इलाके हैं, हमारे यहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ हैं। 2 सेक्टर, एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर लगातार काम हो रहा है। जब कोरोना की जब आप बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, या जितने भी लोग इस सेक्टर में लगे हुए थे, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, बहुत कठिन था जी। कई किलोमीटर चलकर एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना बहुत ही भगीरथ काम था जो उन्होंने किया है। आज हेल्थ सेक्टर को हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी जो गर्भवती बहनें होती हैं, ऐसे स्थानों पर उनके घर हैं कि जहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है और अस्पताल वहाँ से दूर होते हैं, उन स्थानों के लिए अभी हमने हेली एम्बुलेंस, ये सेवा भी हमने प्रारंभ हम कर रहे हैं आगे चलकर। और इसी प्रकार से उनके आसपास कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को अगर प्राथमिक रूप से उपचार की आवश्यकता है तो तत्काल उपलब्ध हो जाए। तो उस दिशा में लगातार हमारा काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो एक्सपेंशन प्लान था उसके बारे में, और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स आपके राज्य में हुए हैं? देखिए, 4 धाम यात्रा के लिए रोड बहुत अच्छे हो गए। 4 धाम ऑल वेदर रोड हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी शुरुआत की थी। आज बहुत अच्छा रास्ता चारों धामों के लिए हमारा बन गया। और आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट थे। इसके साथ साथ केदारनाथ जाने के लिए रोपवे और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे, इनका भी शिलान्यास हो गया। ये भी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे 4 धाम यात्रा होती है, आने वाले समय में आदि कैलाश यात्रा भी हमारे यहाँ सड़क मार्ग से ही पूरी होगी। और इसमें मानस यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, ये कौन सी यात्रा होगी? आदि कैलाश एक स्थान है, कैलाश पर्वत का स्थान है। आदि कैलाश हमारा पिथौरागढ़ जनपद में अंतिम बॉर्डर पर है। और जिस प्रकार से आज 4 धाम में हमारे मंदिरों का, केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर जिस काम हो रहा है, उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में जितने मंदिर हैं हमारे, उनको भी एक मंदिर माला मिशन, ये भी हमारा संकल्प था, मानस खंड मंदिर माला मिशन। उन सभी मंदिरों को भी जो है सौंदर्यीकरण करना, उनका विस्तारीकरण करना, वहाँ जाने वाले सभी रास्तों का एक सर्किट बनाना, उस पर भी हमारा मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानस खंड यात्रा भी चलेगी। और निश्चित रूप से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यह भी एक बड़ा, मतलब मैं कहूँ कि एक अच्छा अनुभव होगा। आने वाले समय के लिए अच्छा स्थान मिलेगा उनको। मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए। ऑल द बेस्ट 2024 के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Do keep the suggestions rolling in. Thank you for watching. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.